हेलो बच्चों, एक बार फिर मैं आलोक कुमार आप सभी का आलोक फिजिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में बच्चों एनसीईआरटी 10th क्लास के प्रश्नावली 5.3 अर्थात समांतर श्रेणी के अंतिम लेसन के प्रश्नों को हल करने का प्रयास कर रहा था, जिसमें हम लोगों ने प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 16 नंबर तक के प्रश्नों को हम लोगों ने हल कर दिया था बच्चों। तो चलिए आज हम लोग उसी क्लास को आगे बढ़ाएंगे बच्चों और 17 नंबर के प्रश्न है ना को हल करने का प्रयास करेंगे। तो आप है ना, आप सभी अपने पास जो है बच्चों एनसीईआरटी किताब का है ना किताब को लेकर के रखें, ताकि मैं जो प्रश्न आप लोग पर पढ़ूंगा वो प्रश्न को आप लोग अपने किताब में दोबारा पढ़ करके यहाँ होने वाले सॉल्यूशन को अच्छी तरह से समझ सकेंगे। तो देखिए बच्चों, अपने पास किताब रखें बच्चों और प्रश्न को पढ़ने का प्रयास करें। तो इसमें 17 नंबर का प्रश्न कुछ इस प्रकार दिया है बच्चों कि देखिए, एक स्कूल के विद्यार्थी ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण के रूप में कक्षा 1 का अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा और कक्षा है ना 2 का अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि, और ऐसे है ना कक्षा 12 तक चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है, इस स्कूल के विद्यार्थी द्वारा लगाए गए है ना कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी, ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर कैलकुलेट करना है बच्चों। तो ये प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों की क्या कह रहा है। यदि नहीं समझ में आता है तो बच्चों मैं एक बार उसको समझाने का प्रयास करता हूँ। 17 नंबर का प्रश्न है, तो उसमें कह रहा है कि एक स्कूल में इस प्रकार जो है ना कुछ बारे में सोचा गया पेड़ लगाने का, कि उसमें यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा जो है अपनी कक्षा की संख्या के अनुसार जो है पेड़ लगाएगा। जैसे कक्षा 1 जो होगा या प्रथम कक्षा जो होगा 1 क्लास जो होगा वो 1 पेड़ लगाएगा, है ना। 2 क्लास वाले विद्यार्थी सब मिल करके 2 पेड़ लगाएंगे, 3 है ना 3 क्लास वाले बच्चे सब मिल करके 3 पेड़ लगाएंगे। इस तरह जो है क्रम के अनुसार जो है 12 क्लास तक में 12th क्लास तक ऐसा ही चलता रहेगा। तो इसमें यह भी कहा गया बच्चों कि प्रत्येक कक्षा के 3 सेक्शन है, मतलब जैसे कि प्रथम कक्षा के 3 सेक्शन होंगे, मतलब है ना। तो उसमें एक सेक्शन वाले 1 पेड़ लगाएंगे, 2 सेक्शन वाले 2, मतलब आप समझ में आ गया होगा बच्चों की जैसे कि मान लेते हैं कि 1 क्लास है, यहाँ पे 2 क्लास है, इसी तरह 3 क्लास है, यहाँ 4 क्लास है, ये 5 क्लास है, इस तरह डॉट 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 12th क्लास तक यहाँ पर चलेगा। और कक्षा का जो सेक्शन बटा हुआ है बच्चों, सभी कक्षा का 3 सेक्शन है ना, इस प्रकार 3 सेक्शन बना हुआ है। इसका भी 3 सेक्शन है बच्चों, इसी प्रकार तीसरा क्लास का भी 3 सेक्शन है, चौथा क्लास का भी 3 सेक्शन है, और यहाँ पर 5वां क्लास का भी 3 सेक्शन है। इस तरह करके 12 क्लास तक जो है 3 सेक्शन में बटा हुआ है। अब 1 क्लास में निर्णय लिया गया कि 1 वृक्ष लगाएगा, दूसरा क्लास वाला 2 वृक्ष लगाएगा, तीसरा क्लास वाला 3 वृक्ष लगाएगा। तो इसमें 3 सेक्शन होगा, मतलब ये भी 1 वृक्ष लगाएंगे, ये भी 1 वृक्ष लगाएगा, ये भी 1 वृक्ष लगाएगा। तो मतलब 1 क्लास के तीनों सेक्शन मिला करके 3 वृक्ष हो गया। अब बताइए यहाँ पर कि दूसरा क्लास वाले है ना मिल करके कितने पेड़ लगाएंगे, क्योंकि दूसरा क्लास को तो 2 पेड़ लगाना है, तो ये भी 2 पेड़ लगाएगा, ये भी 2 पेड़ लगाएगा, ये भी 2 पेड़ लगाएगा, तो मेरे कुल मिला करके 6 पेड़ हो गया। अब तीसरा क्लास का निर्णय लिया गया कि वो 3 पेड़ लगाएगा, तो तीनों सेक्शन मिल करके ये सेक्शन पहला सेक्शन भी 3 पेड़ लगाएगा, ये भी 3 पेड़ लगाएगा, ये भी 3 पेड़ लगाएगा। तो कहने का मतलब ये कुल मिला करके 9 पेड़ लगाएगा। तो इसी तरह कक्षा आगे की ओर बढ़ता जाएगा और 12th क्लास तक पहुंचेगा। तो आपको प्रश्न ये कह रहा है कि इसमें कुल कितने पेड़ लगेंगे उसकी संख्या आपको निर्धारित करना है बच्चों। तो सबसे पहले बताइए कि 1 क्लास वाले 3 वृक्ष लगाएं। अब दूसरा क्लास देखिए 2 2 4 2 6 वृक्ष लगाया। तीसरा क्लास वाले वृक्ष 9 वृक्ष लगाएंगे तीसरा क्लास का। इस तरह करके कितना दूर तक जाना है हमको, 12 कक्षा तक हमको जाना है, 12th क्लास तक जाना है। तो चलिए हम लोग योग निकालते हैं। तो योग का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे बच्चों कैसे निकलता है। तो SN इज इक्वल टू निकलता है n/2, ये फॉर्मूला है उसका। ये हो गया 2a प्लस n-1 और ये हो गया d, मेरा ये SN का फॉर्मूला है। तो जिसमें देखिए पहला पद क्या है, इसका पहला पद हो गया 3, सार्व अंतर कैसे निकालेंगे, दूसरा पद माइनस पहला पद, मतलब 6 - 3 इज इक्वल टू 3 निकल जाएगा। और n का वैल्यू कितना है, हमको 12 क्लास तक हमको वृक्ष लगाना है, तो 12th होगा n का वैल्यू, है ना। तो अब हम लोग ये सभी मान को ऊपर वाले समीकरण में रख के इसको हल कर देंगे। तो SN इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए 12/2 है ना, 2a है तो a का मान हो गया 3 प्लस n का मान हो गया देखिए 12 है ना, -1 और d का वैल्यू भी हो गया 3। तो कुल वृक्ष की संख्या कितनी होगी, तो इसको हम लोग 6 बार में काट देंगे बच्चों, है ना। तो ये भी 6 हो गया और 2 × 3 ये भी 6 हो गया, प्लस 12 - 1 11 हो गया, 11 इंटू यहाँ पर हो गया 3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 6
ये है देखिए यहाँ भी 6 और 11 गुना 3 33 होता है, आप लोग जानते हैं। और 33 और 6 कितना होता है बच्चों? 39 होता है, आप लोग जानते हैं, है ना। अब इसको गुना करिए, 6 गुना 9 कितना होता है? 54, 54 के 4 हाथ में रह गया 5। अब 6 18 और 5 कितना होता है बच्चों? 23 होता है ना। तो कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी? 234 होगी। तो पहला 17 नंबर का जो प्रश्न है उसका आंसर कितना होगा? 234 होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और 18 नंबर के प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे बच्चों। देखेंगे कि इसमें 18 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है। आप लोग भी अपने किताब में 18 नंबर का प्रश्न को पढ़ने का प्रयास करें। देखिए, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्याएं 0.5 है ना सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर और 2.0 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींच करके एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति 5.4 में दर्शाया गया है ना। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बनी इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या होगी, जहां पाई का मान आपको 22/7 लेना है। तो ये प्रश्न भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों कि इस प्रकार आपकी किताब में देखिए फोटो भी दिया होगा, है ना। यहाँ पर केंद्र है, केंद्र ए से बोलता है प्रारंभ करते हुए एक आपको सर्पिल बनाना है। सर्पिल इस प्रकार बनता है बच्चों, है ना, स्प्रिंग की तरह उसकी आकृति होती है सर्पिल का, इस प्रकार होता है सर्पिल की आकृति, है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस प्रकार जो बी से हम लोग शुरू करेंगे, इसका केंद्र ए है। तो आप देख रहे हैं कि प्रत्येक, है ना, एक अर्धवृत्त यहाँ पर निर्मित हो रहा है। इस रेखा के ऊपर देखिए एक अर्धवृत्त बन रहा है, फिर इसके, है ना, उत्तरोत्तर त्रिज्या के बढ़ते क्रम में इसकी त्रिज्या छोटी होगी, फिर देखिए ये आपका अर्धवृत्त थोड़ा सा बड़ा हुआ, फिर देखिए ये अर्धवृत्त थोड़ा सा आपका बड़ा हुआ, है ना। इस प्रकार जो है अर्धवृत्त जो होगा बढ़ता जाएगा और एक सर्पिल बनेगा। ये स्पाइरल है, एक इसको क्या कहा जाता है? सर्पिल कहते हैं। तो पहला वाला जो अर्धवृत्त होगा बच्चों, ये वाला, इसकी त्रिज्या आपका दिया गया है किताब में, उत्तरोत्तर क्रम में दिया गया। तो पहला का त्रिज्या दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर, उसका दूसरा का त्रिज्या दिया हुआ है ना 1.0 सेंटीमीटर अर्थात 1 सेंटीमीटर। अब R3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1.5 सेंटीमीटर। उसके बाद R4 का जो वैल्यू दिया हुआ है बच्चों, वो दिया हुआ है 2.0 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आपको निकालना है कि इस प्रकार यदि 13 यहाँ पर अर्धवृत्त बनते हैं तो कहता है कि सर्पिल की कुल लंबाई कितनी होगी। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये पहला अर्धवृत्त हो गया, ये दूसरा अर्धवृत्त हो गया, ये तीसरा अर्धवृत्त हो गया, ये चौथा अर्धवृत्त हो गया और ये पांचवा हो गया। तो इस प्रकार हम 13 अर्धवृत्त इसकी रचना यदि करेंगे तो कहता है कि सर्पिल की कुल लंबाई कितनी होगी, तो आप लोगों को निकालना है। तो एक बात आप लोग यदि जानते हैं बच्चों तब तो अच्छी बात है, और नहीं जानते हैं तो उसको मैं बताता हूँ कि एक यदि वृत्त होता है ना बच्चों, ये वृत्त, तो इस वृत्त की ये जो आप बाउंड्री देख रहे हैं, है ना, ये जो वृत्त की बाउंड्री देखते हैं, इसकी लंबाई कितनी होती है। यदि इस वृत्त की त्रिज्या यदि r है तो इस बाउंड्री की लंबाई, जिसको हम लोग परिधि कहते हैं, तो परिधि कितनी होती है बच्चों? ये होता है 2πr। नहीं, इस परिधि के यदि आप इसको काटेंगे, है ना, यदि इस परिधि को काट करके यदि सीधा करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का एक सीधी रेखा मिलेगी, और यदि आप इसको गोल करिएगा तो फिर r त्रिज्या का एक वृत्त मिलेगा। तो ये लंबाई को हम लोग इस प्रकार भी निकाल सकते हैं 2πr के जरिए। लेकिन यहाँ पर प्रश्न में कह रहा है कि अर्धवृत्त, है ना, तो यदि अर्धवृत्त की, यदि एक पूर्ण वृत्त की परिधि 2πr होती है तो अर्धवृत्त की परिधि, इसको हम लोग आधा कर देंगे बच्चों, तो 2πr/2 हो जाएगा, तो 2 कैंसिल हो गया, πr मिलेगा। तो यहाँ पर हमको प्रत्येक क्रम में हमको πr जो होगा वो क्या देगा? प्रत्येक अर्धवृत्त की लंबाई देगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं बच्चों, तो लिखते हैं कि पूर्ण लंबाई कितनी होगी। देखिए, तो लिखेंगे कि देखिए सर्पिल की कुल लंबाई कितनी होगी, हम लोग वो निकालेंगे। देखिए कुल लंबाई कितनी होगी, तो कुल लंबाई हम लोग क्या करेंगे बच्चों, तो πr1 सबको जोड़ते जाएंगे। पहला अर्धवृत्त का हो गया, उसके बाद दूसरा अर्धवृत्त होगा, ये होगा πr2, उसके बाद होगा πr3। इस तरह करते करते हम लोग को कितना अर्धवृत्त लेना है बच्चों? 13 अर्धवृत्त हम लोगों को लेना है। यहाँ पर 13 अर्धवृत्त हम लोगों को लेना है ना। तो हम लोग एक काम करते हैं बच्चों कि इसमें से पाई को हम लोग कॉमन निकाल देते हैं। पाई सब में है इसलिए हम लोग पाई को कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ क्या बचेगा? r1 प्लस r2 प्लस ये बचेगा r3 प्लस डॉट 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 डॉट, और यहाँ पर 13 अर्धवृत्त तक हम लोगों को लंबाई को मापना है, 13 अर्धवृत्त तक। तो यहाँ पर अब त्रिज्या जो क्रमागत रूप से दिया गया, सब त्रिज्या को हम लोग r1 का वैल्यू बिठा देते हैं। देखिए 0.5 है, उसके बाद ये क्या है, उसके बाद 1 है 1.0, उसके बाद कितना है 1.5 है। इस तरह करके आप लोगों को कितना लेना है? 13 अर्धवृत्त तक आप लोगों को लेना है।
तो ये आपका एपी में है बच्चों, है ना। ये जो श्रेणी दिया हुआ 0.5, उसके बाद 1, उसके बाद 1.5, ये जो आपका एपी में है, तो हम लोग योग निकाल लेंगे कि कुल त्रिज्या की कुल लंबाई कितनी होगी, इसका योग निकालेंगे। तो योग निकालने का फार्मूला आप लोगों को मालूम है बच्चों, तो क्या हो जाएगा, योग निकालने का फार्मूला होता है पाई एस एन हो जाएगा। एस एन योग निकालने का फार्मूला है, तो यहाँ लिखेंगे पाई एस एन का फार्मूला बैठा देंगे, तो ये हो जाएगा n/2 और ये हो जाएगा 2a प्लस, है ना, ये हो गया n-1 और ये हो जाएगा मेरा d, है ना। तो चलिए हम लोग इसको हल करेंगे, तो ये हो गया पाई एन का वैल्यू कितना है 13, यहाँ है ना, एन हमको 13 तक हम लोगों को निकालना है। तो मैं ये भी बात आप लोगों का यहाँ पे लिख देता हूँ क्या क्या चीज़ दिया गया। ए बराबर देखिए कितना, पहला पद दिया हुआ 0.5, सार्व अंतर का वैल्यू कितना होता है बच्चों, दूसरा पद माइनस पहला पद, मतलब 1.0 माइनस 0.5 इज इक्वल टू कितना होगा 0.5, और एन का वैल्यू हम लोगों को 13 दिया गया, 13 अर्धवृत्त तक हम लोगों को निकालना है। तो यहाँ एन का वैल्यू हम लोग 13 बैठा दिया, बटा 2 हो गया। अब यहाँ पर 2 हो गया, और ए का वैल्यू कितना है बच्चों 0.5 है, प्लस एन का वैल्यू भी हम लोग 13-1, और डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.5। अब इसको हम लोगों को साधारणतः हल करना है। तो ये हो गया पाई गुना 13 बटा यहाँ पर 2 हो गया। अब देखिए 0.5 को यदि हम लोग 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.5 होगा, क्योंकि एक अंक 5 को 2 से गुना करेंगे 10 होता है, और एक अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ हम लोग एक अंक के बाद दशमलव रख देंगे, है ना। प्लस 13 में से 1 घट गया तो 12 हो गया, और गुना कितना हो गया 0. ये हो गया 5, नहीं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो डेट सिंप्लाइज, ये हो गया पाई इंटू, ये हो गया 13 बटा यहाँ हो गया 2, है ना, ये हो गया 1.0 और 12 पंचे 60, है ना। तो 60 होता है, तो एक अंक के बाद यहाँ आप लोगों को दशमलव देना है बच्चों, तो कितना होगा 6.0 हो जाएगा। अब इसको हम लोग जोड़ देंगे, तो ये हो गया पाई इंटू 13 बटा 2। अब ये तो साधारणतः 1 है, ये 6 है, तो 1 और 6 कितना होता है 7 होता है बच्चों। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, पाई का वैल्यू को हम लोग बैठा देंगे, नहीं। तो पाई का वैल्यू बैठाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 22/7 गुना 13/2 और गुना यहाँ पर हो गया 7, तो 7 और 7 कैंसिल। अब 2 से 22 11 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो 11 गुना यहाँ पर हो गया 13। अब 11 को हम लोग 13 से गुना करेंगे, या 13 को 11 से गुना करेंगे, तो 13 को एक बार गुना करेंगे तो 13 का 1 का 13 हो गया, हाथ में बचा 1, तो 13 का 13 और हाथ में कितना हो गया बचा 1, तो मिलकर हो गया 14। तो इतना सेंटीमीटर उस सर्पिल के कुल लंबाई होगी। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्रश्न को हम लोग हल करने का प्रयास करते हैं नेक्स्ट पेज में। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो है बच्चों, प्रश्न मेरा कुछ इस प्रकार दिया हुआ है कि 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा गया है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, और फिर उसके अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि, है ना। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्ति में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, ये चीज़ आप लोगों को निकालना है। तो प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों। तो चलिए हम लोग इसको हल करने का प्रयास करते हैं 19 नंबर के प्रश्न को। तो प्रश्न को एक बार मैं अच्छी तरह से आप लोगों को समझा देना चाहता हूं बच्चों कि क्या कर रहा है। कि देखिए लट्ठे मतलब क्या होता है, आप लोग लकड़ी को कहीं लकड़ी मिलों में या फिर जंगलों में जमा करते हुए उसको देखे होंगे। तो किस प्रकार लकड़ी रखा जाता है, नीचे में सबसे ज़्यादा लकड़ी, उससे फिर कम लकड़ी, उससे कम लकड़ी। तो इसी प्रकार जो है यहाँ पर भी प्रश्न कह रहा है कि लकड़ियों की संख्या, लकड़ी के लट्ठों की संख्या 200 है ना। तो इसमें रखा गया क्या कि सबसे नीचे वाले जो पंक्ति है उसमें से 20 लट्ठे रखे गए हैं। लकड़ी का मतलब गोल गोल करके यहाँ पर लकड़ी आप जानते होता है, तो इसमें 20 लट्ठे रखे गए हैं। ऊपर वाले पंक्ति में 19 लट्ठे रखे गए हैं, इससे ऊपर वाले पंक्ति में 18 लट्ठे रखे गए, इससे है ना ऊपर वाले पंक्ति में 17 लट्ठे रखे गए। तो आपको निकालना है कि 200 लकड़ी को रखने के लिए इस प्रकार कितने पंक्ति की आवश्यकता होगी। जैसे यहाँ पर अभी 1 2 3 4 पंक्ति मैंने बनाया है, तो कहता है कि 200 लकड़ियों को रखने के लिए कितने पंक्ति की आवश्यकता होगी, ये चीज़ आप लोगों को निकालना है। तो श्रेणी मेरा कुछ इस प्रकार दिया गया बच्चों कि देखिए कितना दिया गया, पहला है 20 दिया गया है, प्लस उसके बाद 19 दिया गया है, प्लस उसके बाद दिया हुआ 18 दिया गया, प्लस उसके बाद 17। तो डॉट 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 हम लोगों को कितना करना है कि 200 है ना लट्ठे हम लोगों को रखने के लिए कितने पंक्ति की आवश्यकता होगी, वो चीज़ हम लोगों को यहाँ पर कैलकुलेट करना है बच्चों। तो सबसे पहले इस श्रेणी में क्या क्या दिया गया है, देखिए हम लोगों को n कैलकुलेट करना है, नहीं पंक्ति की संख्या कैलकुलेट करना है, n हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर a का वैल्यू दिया हुआ है, देखिए 20 दिया हुआ है, और d सार्व अंतर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, दूसरा पद 19 माइनस पहला पद 20 इक्वल टू -1 होगा। हम लोगों को n यहाँ पर कैलकुलेट करना है, और Sn लकड़ियों की लट्ठों की कुल संख्या दिया गया है 200,
है ना, ये 200 दिया गया है। तो चलिए हम लोग एस एन का फार्मूला का प्रयोग करते हैं और एन निकाल देंगे बच्चों। तो एस एन इज इक्वल टू कितना होता है, देखिए n/2 हो गया, इधर हो गया 2a प्लस n-1 और ये हो गया मेरा d। नहीं, अब हम सब वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। एस एन का वैल्यू देखिए 200 दिया गया, तो डेट सिंप्लाइज 200। एन का वैल्यू हम लोगों को कैलकुलेट करना है, तो n/2 हो गया। 2a का वैल्यू यहाँ पर 20 दिया हुआ है, एन का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो एन को एन ही रहने देते हैं और डी का वैल्यू को रख दिए -1। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 202 के साथ यदि गुना हो जाएगा बच्चों तो कितना मिलेगा हमको, 400 मिलेगा। ये हो गया n हो गया, और 20 गुना 2 इज इक्वल टू 40 होता है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, -1 को n के साथ गुना करेंगे तो ये हो गया -n। अब -1 को 1 के साथ गुना करेंगे तो ये हो जाएगा +1 हो जाएगा। नहीं, अब n को हम लोग क्या करेंगे, अंदर करेंगे। सबसे पहले हम लोग जोड़ लेते हैं। तो 40 और 1 कितना हो गया, 41 हो गया। ये हो गया -n हो गया, n को अंदर हम लोग कर देंगे तो ये हो गया 400। n को अंदर करेंगे तो ये हो गया 41n, n को n के साथ गुना करेंगे तो ये हो गया n²। नहीं, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब ये पूरे टर्म को आप देख रहे हैं, इसको बराबर के हम लोग इधर करेंगे। तो देखिए सबसे पहले n² को करते हैं, n² माइनस है, बराबर के इधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। ये देखिए 41n जो है प्लस में है, बराबर के इधर जाएगा तो 41n माइनस में हो जाएगा। इधर 400 तो प्लस में है ही, इज इक्वल टू क्या बचा, इधर 0 बच गया। तो ये आ गया द्विघात समीकरण है बच्चों। तो इस द्विघात समीकरण का हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। तो देखेंगे कि हल क्या आता है। सबसे पहले हम लोग 400 का यहाँ पर फैक्टर करते हैं बच्चों। तो 400 का फैक्टर 2 से करेंगे तो ये हो गया 200 बार में, फिर 2 को करेंगे तो 100 बार में, फिर 2 से करेंगे तो 50 बार में, फिर 2 से करेंगे तो 25 बार में आएगा, और 5 से करेंगे तो ये 5 हो गया। तो अब हम लोगों को ये जो दी गई संख्या जो है इसको इस प्रकार अरेंज करना है ताकि बीच वाली संख्या 41n हमको प्राप्त हो जाए। तो हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे बच्चों, तो आप यहाँ पे देखिए, है ना, 5 गुना 5 25 होता है, और ये कितना हो गया 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 25 और 16 मेरा कितना होता है 41 होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हो गया n², यहाँ पर हो जाएगा -16n, और इधर होगा -25n, और ये होगा +400। तो पहला वाला टर्म को में ऐसे हम लोग क्या करेंगे, n को कॉमन निकालेंगे तो ये बचेगा n-16। इधर हम लोग 25 को कॉमन निकालेंगे तो इधर बचेगा n-16 इक्वल टू 0। तो n-16 यहाँ भी है, n-16 यहाँ भी है, तो n-16 से हमको कॉमन कर लेते हैं। क्या बच गया यहाँ पर, n-25 इक्वल टू हो गया 0। अब हम लोग एक एक करके 0 करेंगे तो n-16 इक्वल टू 0, तो n का वैल्यू 16 निकल गया, है ना। और फिर करेंगे n-25 इज इक्वल टू 0, तो n का वैल्यू मेरा यहाँ 25 निकल गया। नहीं, तो n का मेरा 2 वैल्यू प्राप्त हो गया, n का मेरा 2 वैल्यू प्राप्त हुआ। देखिए n का वैल्यू एक निकल गया 16 और एक निकल गया 25। तो दोनों में से तो कोई एक ही मान तो पॉसिबल होगा ना, समझ रहे हैं ना, कि एक ही मान संभव होगा, क्योंकि पंक्ति की संख्या तो कोई एक ही होगा, 2 तो पंक्ति हो नहीं सकता है। या तो 16 ही संभव, या तो 16 पंक्ति बनेंगे, या तो 25 पंक्ति बनेंगे। अब हम लोगों को ये जानना है बच्चों कि दोनों में से कौन सा मान सही है ना, दोनों में से कौन सा मान सही है। तो इसको जांच करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे ऊपर वाली जो पंक्ति है बच्चों, ऊपर वाली पंक्ति में लट्ठों की संख्या हम लोग निकालते हैं। तो लिखेंगे ऊपर वाली पंक्ति में लट्ठों की संख्या निकालेंगे। ऊपर वाली, है ना, ऊपर वाली पंक्ति में लट्ठों की संख्या हम लोग निकालते हैं, है ना, लट्ठों की संख्या निकालते हैं। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले n का मान को हम लोग 25 लेते हैं, है ना, n का मान को 25 लेते हैं। तो संख्या निकालना है बच्चों हम लोगों को अंतिम पंक्ति, तो इसीलिए अंतिम, है ना, पद के लिए सूत्र का प्रयोग करेंगे an। तो an इज इक्वल टू होता है a प्लस n-1d का हम लोग यहाँ पर प्रयोग करेंगे। a तो आप जानते हैं बच्चों 20 है, और d भी जानते हैं आप लोग कितना है -1 है, और n का वैल्यू यहाँ पर हम लोग ने 25 रखा है। तो डेट सिंप्लाई से an इज इक्वल टू a का वैल्यू हम लोग 20 रख दिए, n का वैल्यू हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 25 -1, और d का वैल्यू कितना हो गया -1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 20। देखिए 25 में से एक घट गया 24 हो गया, और इधर आपका -1 से के साथ इसको गुना करना है। तो 20 प्लस, सॉरी यहाँ पे डायरेक्ट गुना करके हम लोग लिख देते हैं 20 - 24। अब 20 में से यदि 24 घटेगा बच्चों तो क्या मिलेगा हमको, -4 मिलेगा। अब बताइए कि -4 जो हो गया वो तो 0 से भी कम हो गया, है ना, 0 से भी छोटी संख्या होती है -4। तो क्या पंक्ति में आप अंतिम वाले पंक्ति या प्रथम वाले पंक्ति जो ऊपर वाली पंक्ति होगा उसमें क्या -4 लकड़ी आप रख सकते हैं, लट्ठे रख सकते हैं? तो ये संभव नहीं है ना। अतः लिखेंगे यह मान संभव नहीं है, यह मान संभव नहीं है, क्योंकि -4 संख्या जो होती है वो 0 से भी छोटी होती है। तो 0 मतलब कुछ नहीं, तो -4 का मतलब क्या हुआ, तो मतलब 0 से भी कम। तो लट्ठे तो हम लोग वास्तविक जिंदगी में -4 संख्या तो हो ही नहीं सकती है कोई वस्तुओं की।
तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ये मान यदि संभव नहीं है तो n का मान हम लोग 25 रख करके तो देखा, अब 16 रख करके हम लोग देखेंगे। अब लिखेंगे ऊपर वाली पंक्ति में लट्ठों की संख्या, ऊपर वाली पंक्ति में लट्ठों की संख्या, ऊपर वाली पंक्ति में लट्ठों की संख्या कितनी होगी, है ना, ऊपर वाली पंक्ति में लट्ठों की संख्या। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, n का वैल्यू हम लोग 16 रख करके अंतिम पद वाले फार्मूला का प्रयोग करेंगे। तो an इज इक्वल टू कितना होता है, a प्लस n माइनस 1d हो जाता है। तो a का वैल्यू यहाँ पर 20 है, n का वैल्यू 16 माइनस 1 और इधर हो गया d का वैल्यू -1। तो ये हो गया 20, 16 में से एक घट गया 15 को -1 के साथ गुना करेंगे, है ना, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों। तो 20 और यहाँ पर हो गया -15, 20 में से 15 घट गया तो हो गया 5। तो इसका मतलब अंतिम पंक्ति में लट्ठों की संख्या कितनी हो जाएगी, -5, है ना। ये मेरा n का मतलब पंक्ति की संख्या हमको 16 प्राप्त हो गया। 25 हमको प्राप्त नहीं हो रहा था क्योंकि 25 रख रहे थे तो अंतिम पंक्ति में लट्ठों की संख्या -4 मिला था, जो कि संभव ही नहीं है। इसीलिए हम लोग उस मान को त्याग दिए, छोड़ दिए। तो हम लोग n का मान को 16 रखें तो हम लोगों को पता चला कि अंतिम पंक्ति में लट्ठों की संख्या कितनी होगी, 5। तो आंसर जो निकला बच्चों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए पंक्ति की संख्या कितनी होगी, पंक्ति की संख्या 16 निकल गया, पंक्ति की संख्या 16 हो गई। और अंतिम पंक्ति में लट्ठों की संख्या कितनी होगी, देखिए अंतिम पंक्ति में, है ना, अंतिम पंक्ति में लट्ठों की संख्या, अंतिम पंक्ति में लट्ठों की संख्या हो जाएगी आपका 5। तो ये दोनों मेरा क्या है, आंसर है। तो ये प्रश्न बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न था बच्चों, है ना, इसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज भी मिल रहा था। तो अब चलिए हम लोग आगे और इस लेसन का लास्ट प्रश्न जो है बच्चों, उसको हम लोग हल करने का प्रयास करते हैं नेक्स्ट पेज में। तो लास्ट प्रश्न यह है बच्चों, 20 नंबर का प्रश्न है। तो चलिए हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि किस प्रकार इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न आप अपने किताब में पढ़ेंगे बच्चों, तो आपको प्रश्न इस प्रकार मिलेगा कि एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी गई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है, तथा अन्य आलू को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है ना। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। प्रत्येक प्रतिभागी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है और निकटतम आलू को उठाती है और इसे लेकर वापस आकर के दौड़ करके बाल्टी में डालती है। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठा करके वापस बाल्टी में डालती है और वह ऐसा तब तक करती है कि जब तक सभी आलू बाल्टी में न आ जाए। इसमें प्रतिभागी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी, आप लोगों को ये चीज़ निकालना है बच्चों। प्रश्न तो आप लोगों को समझ में आ गया है बच्चों, और नहीं आया तो हम आप लोगों को एक बार समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि ये प्रतियोगिता कुछ इस प्रकार है कि यहाँ पर आपका बाल्टी रखा गया है बच्चों यहाँ से, और बाल्टी से 5 मीटर की दूरी पर, है ना, आलू रखे गए हैं। क्रमागत रूप से 10 आलू रखे गए, एक आलू, यहाँ पे 2 आलू, ये 3 आलू, ये 4 आलू, ये 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10 आलू रखे गए। और प्रत्येक आलू के बीच की दूरी जो है बच्चों वो 3-3 मीटर का है ना। ये भी आलू के बीच की दूरी 3 मीटर है, ये भी आलू के बीच की दूरी 3 मीटर है, ये भी आलू के बीच की दूरी 3 मीटर है। तो इस प्रकार सभी आलूओं के बीच की दूरी जो है वो 3-3 मीटर है। तो अब यहाँ से प्रतिभागी जो है उसमें, है ना, जो इस प्रतियोगिता में भाग लिए हैं वो इस बिंदु से चलना शुरू करते हैं। अब वो करते हैं क्या है कि बाल्टी से चलना शुरू किए और वो पहला आलू को उठाया, पहला आलू को उठाने के बाद फिर दौड़ करके आकर के वो बाल्टी में उसको डाल देते हैं, है ना। तो पहला आलू को उठाया, तो अब बताइए कि पहला आलू को उठाने में उसने कुल कितनी दूरी तय की। तो यहाँ से बाल्टी से चला 5 मीटर और फिर रिटर्न हुआ 5 मीटर, तो 5-5 कितना मीटर हो गया, 10 मीटर का दौड़ लगाया। अब दूसरा आलू को उठाने के लिए वो यहाँ से चलना प्रारंभ किया, यहाँ तक पहुँचा 5 मीटर, और कहते थे कि दोनों आलूओं के बीच की दूरी कितनी है, 3 मीटर है। तो 5 और 3 यहाँ पर हो गया 8 मीटर, और फिर वो 8 मीटर रिटर्न हुआ, तो 8-8 कितना हो गया, 16 मीटर का दौड़ लगाया। इसी प्रकार अब तीसरा आलू को उठाएगा, देखिए बच्चों, तो यहाँ से उसने 5 मीटर की दूरी तय किया, दूसरा आलू 3 मीटर, उसके बाद अपना तीसरा आलू में फिर 3 मीटर, तो ये 3 और 3 6 मीटर, और इधर हो गया 5 मीटर, तो 6 और 5 11 मीटर, और रिटर्न कितना हुआ फिर 11 22 मीटर। तो इस प्रकार जो है यहाँ से आपको 10 आलू तक इतने दौड़ ऐसे ही लगाने पड़ेंगे। तो प्रश्न कह रहा है कि कितने दौड़ लगाने पड़ेंगे, कुल दूरी कितनी तय करेगी, उसे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आसान फार्मूला हम लोग यहाँ बैठाएंगे। तो यहाँ ए का वैल्यू यहाँ पर 10 हो गया, है ना। डी का वैल्यू निकालेंगे बच्चों, दूसरा पद माइनस पहला पद इज इक्वल टू 6 हो गया, और एन का वैल्यू कितना हो गया, 10 हो गया। तो एस एन फार्मूला का प्रयोग करेंगे, तो एस एन इज इक्वल टू हो जाएगा n/2, ये हो गया 2a प्लस n-1, और इधर हो गया मेरा d।
अब सब वैल्यू को यहाँ पर हम लोग रख देंगे। n का वैल्यू मेरा 10 है तो ये हो गया 10/2, 2 गुना 10 है ना, प्लस n का वैल्यू भी 10 है तो 10 - 1 और d का वैल्यू कितना हो गया 6। तो 2 से हम लोग 10 को 5 बार में काट देंगे बच्चों, तो इधर हो गया 5 और 2 गुना 10 मेरा 20 हो गया, और 10 में से 1 घट गया 9 गुना इधर हो गया 6, है ना। यहाँ हो गया 5 20, है ना, 20 प्लस 9 छक्के 54 होता है, आप लोग जानते हैं, और 54 को हम लोग 20 के साथ ऐड करेंगे तो ये हो गया 4 और ये हो गया 7। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, देखिए 5 गुना 4 20, रह गया 2 35 और 2 कितना हो गया 37, इतना मीटर वो कुल दौड़ लगाएगा। मतलब है ना, 10 आलू को बारी बारी उठा करके बाल्टी में डालने पर वो कितना दौड़ लगाएगा, 370 मीटर का दौड़ लगाएगा बच्चों। तो इस प्रकार जो है बच्चों आपका समांतर श्रेणी का पूरा लेसन जो है आज यहाँ पर समाप्त हो गया, है ना। तो आप लोग करेंगे क्या बच्चों कि समांतर श्रेणी के सभी अध्याय के जो प्रश्न मैंने आप लोगों को बना करके आपको अच्छी तरह से समझाया है उसे आप लोग अपने से दोबारा बिना देखे बनाने का प्रयास करेंगे, है ना। तो इससे क्या होगा कि आप लोगों को ज़्यादा जो है समझ विकसित होगी प्रश्नों को हल करने में, है ना। तो यही आप लोग करें बच्चों, वीडियो को देखें। यदि आपको वीडियो एक बार नहीं समझ में आता है बच्चों तो आप उसको दोबारा देखें कि प्रश्नों को हल कैसे किया जाता है, क्योंकि प्रश्नों को हल करने की एक जो अपने अंदर एक लेवल होती है, स्तर होती है, उसको विकसित करना पड़ता है बच्चों। इसीलिए मैं यही कहूँगा कि प्रश्न को सबसे पहले अपने से बनाने का प्रयास करें, उसके बाद जो है आप लोग किसी प्रकार का सॉल्यूशन को वहाँ पर देखें। तो ठीक है बच्चों, आज मेरा वीडियो इतना ही रहेगा। आप लोग हमेशा हंसते रहें बच्चों, खेलते रहें, मुस्कुराते रहें और इसी प्रकार हमारे वीडियो को देखते रहें, है ना। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो बच्चों तो इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। तो ठीक है बच्चों, आप लोग के साथ मुलाकात होगी एक फिर नए वीडियो के साथ, तब तक मुझे विदा दें, है ना। आप लोगों ने वीडियो जो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लॉट्स ऑफ थैंक्स। जय हिंद।